Thank you, sir. General Malik, sir. Ladies and gentlemen, मैंने अपने प्रेजेंटेशन को हिंदी में किया हुआ है, लेकिन आपसे मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं एक बंगाली हूं जिसको हिंदी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं। मेरा प्रेजेंटेशन वैसे इंग्लिश में था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं अभी सीधा डायरेक्टली आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि General Oberoi, sir, thank you very much for giving me this opportunity, sir. And it is tough speaking here because I have my father facing me and staring down at my, so it gets a bit tough there. अगले 15 मिनट में मैं आपको जो challenges आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा और जो कुछ इसको बेहतर करने के तरीके हैं उसके ऊपर बात करूंगा। आप समझ सकते हैं कि मेरा जो है ये प्रेजेंटेशन एक आपके लिए इंट्रोडक्शन टू सैंड मॉडल ही है, क्योंकि बाकी जो मेरे से और क्वालिफाइड हैं बाद में बातचीत करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो बाकी डिसेबल्ड हैं, जो पीस के अंदर डिसेबल्ड हैं, खासकर जो जिनका सीरियस डिसेबलमेंट होता है उसके ऊपर भी थोड़ा टच किया है, क्योंकि आमतौर पे उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप जैसे ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक डेटा के बात चल रहा था, तो एक छोटा पॉइंट है कि एएलसी के अंदर जो उनके जो डेटा है, उनके पास कुछ डेटा मैंने देखा है, उसमें वार्ड डिसेबल्ड और पीस डिसेबल्ड के बीच में रेशो जो है वो 2:1 है। मतलब 2 वार्ड डिसेबल्ड हैं, 1 पीस डिसेबल्ड के तौर पे। तो मैं पहले वाले आपको ये तकरीबन एंशिएंट ग्रीस के टाइम पर 594 बीसी में एथेनियन एक वहाँ के एक लीडर थे, सोलोन करके उनका नाम था। उन्होंने पहले ही बताया था कि जो भी विडोज, ऑर्फन्स और पर्सन्स मेम्ड इन वॉर बी मेंटेन्ड एट पब्लिक चार्ज। और तब से ही इनको सबको समझ आया है कि ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी आप लोगों का देखभाल करे। इसके लिए कारण ये 4 कारण मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक तो है कि ताकि ट्रेनिंग करके वो आप अपने ट्रीटमेंट के बाद वापस यूनिट ज्वाइन कर सकें। दूसरा कि अगर इनका देखभाल ना हो तो मोराल पे इफेक्ट करता है। तीसरा कि जो बाहर रिटायर करके बाहर निकल जाते हैं और अगर उनका देखभाल ना हो और उनके पास कोई ना हो तो वो भी सोसाइटी के ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा जो है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट इनका देखभाल नहीं करेगा तो रिक्रूट कैसे इनवाइट करेंगे। आमतौर पे जो भी अगर आप मिलिट्री मेडिसिन स्टडी करते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आमतौर पे उनका फोकस जो होता है वो बैटलफील्ड केयर के ऊपर होता है। इवैक्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिकवरी, जो रिकवर करके फिर हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर और फिर उनको वापस पलटन में डालने के लिए। आमतौर पे कोई रिहैबिलिटेशन और केयर जो डिसेबल्ड का होना चाहिए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि विदेश में यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स रखा हुआ है जो पूरे एक्स सर्विसमैन का देखभाल करता है, और उन्होंने तकरीबन 1000 हॉस्पिटल, मेडिकल क्लिनिक, नर्सिंग होम और रेसिडेंशियल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। सबसे जनरल मलिक साहब ने भी बताया था कि डेटा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और डेटा के बिना काम करना या समझने में कितना रिसोर्स चाहिए या कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं है। मैंने ये हेडक्वार्टर एएफएमएस से बात किया था, उनके पास पूरा डेटा है लेकिन पूरा क्लासिफाइड है। ये ज़रूरी है कि उनको भी थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या डेटा क्लासिफाइड होना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि मैंने कुछ डेटा मैं फिर भी 2 अनक्लासिफाइड सोर्स से मैंने थोड़ा इकट्ठा किया था, जो कि बताता है कि किस प्रकार का ये प्रॉब्लम किस प्रकार का हमारे लिए है। ये देखिए, तकरीबन
ये मैंने पहला वाला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, जो कि टोटल डिसेबिलिटी पीस में जो शामिल है उसके लिए है। तकरीबन 2200 महीने में डिसेबिलिटी के लिए असेसमेंट होते हैं, उस इसमें सिर्फ 25% एक्सेप्ट होते हैं। एएलसी के अंदर 1944 और 2003 के बीच में 16,308 मिलिट्री पर्सनल ट्रीट किए गए थे। इसमें ये मैंने डेटा दिया है, 93% ट्रॉमा केसेस हैं, बाकी थिकनेस के हैं। ट्रॉमा केस में 56% जो है माइंड ब्लास्ट, गन शॉट, स्प्लिंटर इंजरीज, 8% कोल्ड इंजरीज, रोड और रेल एक्सीडेंट्स में 28%, एम्पुटेशन 67%, डिफॉर्मिटी 32 का, और डिस्ट्रीब्यूशन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के तौर पे है वो है आर्मी के 97%, एयरफोर्स के 2.15 और नेवी के 0.56%। एज प्रोफाइल भी मैंने रखा है, जिसमें 77% 18 और 30 के बीच में जिनको लगता है, 31 और 40 के बीच में 14.57%, 7.65% 41 और 50 के बीच, और उसके ऊपर 0.4% होते हैं। अदर रैंक्स 96% है, ऑफिसर्स 3.94 और जेसीओस 3.48%। कैटेगराइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये आमतौर पे सबको मालूम ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक रिपीट कर दिया है ये स्लाइड। यही इस तरीके से फौज का जो है कैटेगराइजेशन जो सीजीडीए ने किया हुआ है, ये इस प्रकार से किया हुआ है। कैटेगरी ए जो नाना केसेस होते हैं, कैटेगरी बी और सी आप देखेंगे दोनों में डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, लेकिन तो मुझे समझ नहीं आता क्यों दोनों को एक कैटेगरी क्यों नहीं बनाते हैं, कर सकते थे ये आसानी से। इसके अलावा जो कैटेगरी डी है उनको भी डिसेबिलिटी, उनको जो पेंशन मिलता है वो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, हालांकि वो कैटेगरी ई जो आपका वॉर इंजरी पेंशन है उसके साथ ही मिलता है, वही मिलता है उनको, मतलब वो उनका कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये भी मेरे ख्याल में हो सकता था कि ये भी इसको भी एक ही कैटेगरी में करते हैं ताकि आसान हो जाता। इस पे सबसे आप समझ सकते हैं कि जो गाइडलाइन और कैटेगरी बनाने का जो तरीका है सबसे काफ़ी ब्रॉड बेस है और काफ़ी उसमें छूट रखा हुआ है। ये ज़रूरी है क्योंकि हर एक में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हर एक चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, खासकर पीस एरिया के पीस टाइम के लिए, कि जिनको ये पूरा जो इंटरप्रिटेशन होता है ये पूरे डिपेंड करता है जो इसका जो डिसीजन मेकर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि पैराट्रूपर का है, क्योंकि मैं पैरा रेजिमेंट का हूं तो मैं बात कर सकता हूं उस पर, कि कुछ पैराट्रूपर अगर किसी को कोई एक्सरसाइज में या ट्रेनिंग के दौर पे पैराशूट जंप में चोट लग जाए या डेथ हो जाए, तो उसको आप जो बैठा है उधर वो डिसाइड कर सकता है कि उनको वो कैटेगरी ई में डाल दें, जैसे जहां पे ये दिया हुआ है, या उसको कैटेगरी सी में डाल दें, और दोनों में काफी अंतर आ जाता है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो आमतौर पे इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही है कि ये जो है ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे साहब बोल रहे थे, एम्पैथी की बात कर रहे थे, वो बहुत जरूरी होता है इसमें। अगला मैं आता हूं कॉम्पनसेशन के ऊपर, जिसके ऊपर बातचीत चल रहा था पहले। सबसे पहले तो जैसे ओबरॉय साहब ने भी लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन है, जो वॉर इंजरी जिनका है और जो वॉर डिसेबिलिटी है और जो सिविलियन गवर्नमेंट में जो काम करते हैं डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनका जो बोर्ड होता है वो जैसे ही हो जाता है वो सर्विस के दौरान ही उनको अपना वॉर डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। लेकिन जो सर्विसमैन है उसको ये नहीं लागू है, उसका वो इनवैलिड में जा रहा है या उसका वो रिटायरमेंट जाता है, उस टाइम पर ही उसका बोर्ड होते हैं, और उस बोर्ड के बेसिस पे उनको अपना ये वॉर इंजरी एलिमेंट जो है
या पेंशन मिलता है। तो ये होना नहीं चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ज़रूरी नहीं है, ये एक ही टाइम पर सबका स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरी बात मैंने लिखा है कि वॉर इंजरी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के बीच में अंतर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जो नॉर्मल डिसेबिलिटी जिसको पीस में होता है वो तो एक्सीडेंट के तौर पे हो सकता है या कोई सिकनेस के तौर पे हो सकता है, लेकिन जो वॉर इंजरी होता है वो जानता है कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, मुझे चोट लग सकता है, फिर भी वो करता है काम जो उसको टास्क मिला हुआ है। तो उसलिए इसमें अंतर रखने के लिए, और अंतर बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वॉलंटियर नहीं तो कोई नहीं करेगा अगर सबको एक ही चीज़ मिलना था। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो इनवैलिडमेंट में जो जाते हैं उनको जब उनका इनवैलिड ये जो वॉर इंजरी एलिमेंट वर्कआउट होता है वो 100% के हिसाब से हो जाता है, अपने जो भी उनका जो पेंशन मिलना है जो सर्विस एलिमेंट के तौर पे। लेकिन जो रिटायरमेंट में बाद में जाते हैं उनको उसको जब वो उनका ये वॉर इंजरी एलिमेंट जो वर्कआउट होता है वो होता है 30% के हिसाब से, जो पूरा जैसे ही डिसेबिलिटी के लिए भी है। तो मेरे ख्याल में इसमें फ़र्क काफ़ी ज़रूरी है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने चेक किए थे सीडीए के उससे निकला है ये, तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज ज़रूर होना चाहिए। जो वॉर इंजरी पेंशन है उसमें जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मैं बता रहा था कि इनवैलिडेटमेंट में एक तरीका है मिलने के लिए, एक कैलकुलेशन है, जो दूसरा है जो बाद में पेंशन जो प्रीमेच्योर पेंशन चले जाता है, और तीसरा है जो रिटायरमेंट पे जाते हैं। हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन का सिस्टम है, ये होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो 65 या 47 या 71 के हैं उनको अलग पेंशन मिलते हैं और अलग कैलकुलेशन उनका होता है। ये भी चेंज हो जाना चाहिए। इसमें ज़रूरी है कि सबको एक ही वॉर इंजरी जो एलिमेंट मिले वो सबको एक ही मिलना चाहिए। वॉर इंजरी पेंशन का एक कोई जैसे वन रैंक वन पेंशन की बात होती रहती है, उस पर ये ज़रूर यहाँ पे तो ज़रूर ये ज़रूरी है होना। अगला मैं आता हूँ एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जिसके ऊपर जनरल मलिक साहब ने भी बात किया था, थोड़ा पॉइंट दिया था। ये आम तौर पे जैसे ही चोट लगता है तो सबको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है। जो इनवैलिड जो जो डेथ जिनका हो जाता है उनको तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मिलता है, और बाकी जो वुंडेड होते हैं जो एकदम इनवैलिडमेंट पे जाते हैं उनका एक एक रेट है, और जो अपने सर्विस पूरा करते हैं उनके लिए अलग रेट है। 2 मिनट। यस सर। तो इसमें भी थोड़ा ज़रूरी चेंज होना ज़रूरी है। बाकी कुछ अलाउंसेस हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं जो होने चाहिए, और जो कुछ मिल रहे हैं जो ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है एटीट्यूड के बारे, और उसमें मैं सिर्फ 3 पॉइंट दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो आमतौर पे ये एमओडी का एटीट्यूड दिखाता है आपको कि किस प्रकार से एमओडी काम करता है और किस लिए उनका ये बदली होना चाहिए। ये पहले दो जो हैं ये मैंने एक कमेटी फॉर्म किया था डिफेंस मिनिस्टर ने, पारेकर साहब ने, उस कमेटी के उन्होंने ये कमेंट दिए हुए हैं। एक जो 2008 और 2010 के जो रूल्स हैं उसके ऊपर, पहला वाला उसके ऊपर है, और दूसरा जो है वो किस प्रकार से ये वर्कआउट करते हैं ये इसके ऊपर है। आखिरी पॉइंट जो आया था कि जैसे फौजी भी हमारे कुछ हैं जो गलत कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत केस हो रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो 3 ऑफिसर ने एक रिकमेंडेड जो एएफएमएस हेडक्वार्टर में थे उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था, जो आखिरी में मैं लिखा हूं कि उन्होंने बोला था कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट का जो उसमें वो डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि कोर्ट को ना पता लगे कि क्या दिया हुआ था और चेंज ना कर सके अगर उस जवान को या उस अपना उसका वो अगर वो कोर्ट जाता है। Just take another 2 minutes, sir. Sir, I'll just take a minute.
खास मैंने ये इंस्टीट्यूशनल एक्शन लिखे हुए हैं जो होने चाहिए, जैसे कि अपग्रेडिंग DSW का, जो इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड ये जो है अभी, ये उस हालत में नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और ऊंचा करने के लिए भी है। इसके अलावा जो 4-5 पॉइंट हैं, जो ये सब आप जानते ही हैं, मैंने ये इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी इस पे बहुत ही कम काम किया है। पिछले 75 साल के अंदर सिर्फ 8 पेपर्स टोटल उन्होंने लिखे हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर डील करते हैं। अगर मेडिकल ही नहीं देखेगा इसका, तो और कौन देखेगा? आखिरी में मेरा कंक्लूजन काफ़ी लंबा था, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ उस पर, और आपके ऊपर सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मैं कोट करूँगा, एक अमेरिकन एक पार्लियामेंटेरियन को, बर्नी सैंडर्स करके, जिन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि वेटरन्स का देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा पैसा लगता है, तो लड़ाई में मत जाइए।